हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पोस्ट एक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है मार्च के एंड में, उसमें इससे सवाल आते हैं और अच्छे खासे सवाल आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पोस्ट एक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और जो पोस्ट एक्ट है उसका जो गवर्नमेंट का जारी किया हुआ एक्ट है, हम उसी से पढ़ेंगे ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज छूटने ना पाए। ठीक है। तो जो लोग केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, उनके सिलेबस में ये है। और भी जो एग्जाम है जहां पे पोस्ट एक्ट अगर उनके सिलेबस में है, तो इस लेक्चर से उनके सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। सबसे पहले हम पोस्ट एक्ट शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो इसकी दो वजह थी। पहली एक वजह थी, जो राजस्थान में एक घटना घटी थी। राजस्थान में वहां ईंट के भट्टे पे काम करने वाली एक लेडी थी जिसका नाम था भंवरी देवी। उसके साथ वहां पे गैंगरेप हुआ था। ठीक है। तो ये मैटर पूरा सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि वर्क प्लेस पे वुमेन के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसको ना तो रोकने का कोई प्रोविजन था, ना ही उसको फिर पनिश करने का कोई प्रोविजन था। एकमात्र क्रिमिनल प्रोसीजर में ही, आईपीसी और सीआरपीसी में ही प्रोविजन थे सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। बाकी जो है कि वर्क प्लेस पे इंप्लॉयर के लिए कोई ऐसी जिम्मेदारी वाला कोई भी कानून या गाइडलाइन नहीं था। तो इसी भंवरी देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के साथ साथ एक गाइडलाइन खुद बना दी थी, जिसको बोलते हैं विशाखा गाइडलाइन। क्योंकि कोई भी एक्ट या गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली एक गाइडलाइन खुद बना दी, विशाखा गाइडलाइन। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप एक पार्लियामेंट एक एक्ट पारित करें जो वर्क प्लेस पे वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए। और जब तक पार्लियामेंट अपना एक्ट नहीं बना, कानून नहीं बना लेती है, तब तक जो वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हरासमेंट है वुमेन के खिलाफ, वो सारा का सारा इसी विशाखा गाइडलाइन के प्रोविजन से गवर्न होगा। ठीक है। तो दो चीजें जो इसमें जानने वाली है, पहला भंवरी देवी का जो गैंगरेप का केस था, वो भी इसी पोस्ट एक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि उसी के बाद ये पोस्ट एक्ट बना। और दूसरा विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई हुई एक गाइडलाइन है, जो पार्लियामेंट को बोला गया कि जब तक आप कानून नहीं बना लेते हो वर्क प्लेस पे वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए, तब तक यही गाइडलाइन के तहत उनको वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से बचाया जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों भी चीजें ध्यान रखिएगा। तो पहली वजह तो यही थी, भंवरी देवी का जो केस था और विशाखा गाइडलाइन। सेकेंड एक जो वजह थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि सेक्सुअल हरासमेंट अगर किसी के साथ होता है, महिला के साथ वर्क प्लेस पे, तो प्यूनिटी मेजर्स तो हैं। मतलब उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, आईपीसी सीआरपीसी के तहत उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो गिल्टी प्रूव्ड हो गए तो जेल हो जाएगी, सब कुछ जाएगा। लेकिन कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं थी। कोई भी प्रिवेंटिव ऐसी गाइडलाइन नहीं थी जिससे कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जा सके। मतलब सेक्सुअल हरासमेंट फीमेल के साथ हो ही ना, और फीमेल इंप्लॉय मेल इंप्लॉय के बराबर डिग्निटी के साथ वहां पे जाकर के ऑफिस में फियरलेस होकर के काम कर सके। इसीलिए ये एक्ट जरूरी भी था, क्योंकि इस एक्ट में आप देखेंगे तो इसके नाम में ही है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। पहले क्या था, आईपीसी सीआरपीसी के तहत प्रोहिबिशन और रिड्रेसल का तो प्रोविजन था, लेकिन प्रिवेंशन का प्रोविजन वहां पे नहीं था। इसीलिए जो पोस्ट एक्ट है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ साथ प्यूनिटिव मेजर्स दोनों को कवर करता है। ठीक है। तो इस एक्ट का जो पूरा नाम है, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, क्योंकि ये 2013 में जाकर के ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, वजह क्या थी, विशाखा गाइडलाइन, भंवरी देवी जो गैंगरेप केस, और दूसरा कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स का ना होना वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए। इन दोनों की वजह से ही 2013 में ये एक्ट पास किया गया। इसमें दो तीन चीजें जो यही इसकी एक्ट के नाम में ही छिपा है। पहली बात, ये एक्ट केवल वर्क प्लेस से रिलेटेड है। वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी ना हो,
इसको प्रिवेंट करेगा, उसको प्रोहिबिट करेगा, और हुई तो उसका रिड्रेसल भी करेगा, पहली बात। दूसरी बात, सेक्सुअल हरासमेंट केवल वुमेन के खिलाफ ही हो सकता है, मतलब जो एग्रीव्ड होगी वो वुमेन ही होगी, ठीक है। कभी भी मेल के खिलाफ जो है कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब मेल एग्रीव्ड नहीं हो सकता इस केस में, ठीक है। ये चीज आगे आया जाए तो इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर हैं और टोटल 30 सेक्शंस है। तो ये भी डेटा कभी कभार छोटी मोटी ध्यान होता है, इस चैप्टर में क्या है ये जानना जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, कई बार पूछ लेता है। तो टोटल 8 चैप्टर है और 30 सेक्शंस है। अब हम सीधा आते हैं इस एक्ट के प्रिएम्बल के बारे में। इसका जो एक्ट का जो ये प्रिएम्बल है, ये भी थोड़ा, इसमें कई सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम एक्ट का नाम तो पढ़ ही चुके हैं, ये 22 अप्रैल 2013 को ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है। ये चीज, दूसरी बात मैंने बताया कि ये जो एक्ट है ये केवल वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करता है। जो नॉन वर्क प्लेस पे जहां पे भी होगा वो पूरा क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा और आईपीसी सीआरपीसी के तहत उस पर जो भी एक्शन लिए जाएंगे लिए जाएंगे, ठीक है। ये चीज, दूसरा, ये जो एक्ट भारत सरकार ने पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया, संविधान के 3 ऐसे आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल को कंप्लाई करते हुए पास किया गया। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि इस एक्ट को पास करने से संविधान के कौन कौन से आर्टिकल का कंप्लायंस हुआ। पहला, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। महिला हो चाहे पुरुष, वर्क प्लेस पे सबको बराबर सुरक्षा मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15, आपने संविधान का आर्टिकल 15 भी पढ़ा होगा, जो सर्टेन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। सेक्स, जिसमें उस सर्टेन ग्राउंड में सेक्स भी है, इस सेक्स के ग्राउंड पे किसी के साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। और राइट टू लाइफ माने राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, मतलब एक सम्मान के साथ जीवन। तो ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं जिनके प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए पार्लियामेंट ने ये जो है कि एक्ट पास किया था, आर्टिकल 14, 15 एंड 21। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी था जो इलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, भारत सरकार ने इसको साइन भी किया है और इसको भारत सरकार ने रेटिफाई भी किया है 1993 में। तो जब भी कोई भी कन्वेंशन होता है और उसको कोई भी गवर्नमेंट रेटिफाई की होती है तो ये उस कंट्री का, उस गवर्नमेंट का एक ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी भी बन जाती है कि उस कन्वेंशन को लागू करने के लिए अपने यहाँ प्रॉपर कानून भी बनाए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को कंप्लाई करने के लिए ये एक्ट पास किया गया था, ठीक है। और ये 64th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये एक्ट पास किया गया, ठीक है। तो इसके प्रिएम्बल में भी 2-4 बातें हैं जो जरूरी है, संविधान का कौन कौन सा आर्टिकल है, प्लस ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है इसका भी नाम अगर आपको याद रहे, और ये कब भारत सरकार ने रेटिफाई किया था इसको 1993 में, तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। अब हम आते हैं एक एक चैप्टर के बारे में और उसके सेक्शन के बारे में। सबसे पहला जो सेक्शन है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में है, जिसमें इस एक्ट का नाम के बारे में जिक्र किया गया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होता है, कोई भी स्टेट या यूटी इससे एग्जेम्प्टेड नहीं, ठीक है। जो सेक्शन 2 है उसमें बहुत सारी डिफिनीशन के बारे में बात की गई। सबसे पहली डिफिनीशन है एग्रीव्ड वुमेन। मैंने आपको बताया था ना, इस एक्ट के तहत एग्रीव्ड केवल वुमेन ही हो सकती है, मेन कभी एग्रीव्ड नहीं हो सकता है। उसके साथ भले ही सेक्सुअल हरासमेंट हो, ठीक है, वो इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन नहीं मांग सकता है, वो अपना दूसरा जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं हैं उसमें जाकर के जो भी प्रोटेक्शन ले, ठीक है। एग्रीव्ड वुमेन का मतलब क्या होता है? 2 तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए एग्रीव्ड वुमेन के बारे में बात की गई। पहला, वर्क प्लेस के रिस्पेक्ट में, कोई भी वर्क प्लेस है वहां पे कोई भी वुमेन है, चाहे वो किसी भी एज की हो, चाहे उस वर्क प्लेस में वो एम्प्लॉयड हो चाहे न हो, अगर उसके साथ उस वर्क प्लेस के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी हुई है तो इस एक्ट के तहत उसे प्रोटेक्शन मिला हुआ। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, बैंक का अपना एक कैंपस होता है, यहां फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होंगी, इनको तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये बैंक में आकर ड्यूटी करती हैं। बहुत सारी फीमेल पब्लिक भी तो आती है बैंक में अपनी सर्विस लेने के लिए,
पता लगा वो बैंक आई, बैंक में ही उस जहां तक बैंक का अपना कैंपस है, बैंक की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, उस बीच उस पूरे ज्यूरिसडिक्शन में, उस कैंपस में अगर इस फीमेल पब्लिक के साथ भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी हो जाती है तो वो इसी से गवर्न होगा। इसीलिए बोला गया है कि अगर कोई भी वर्क प्लेस है, वहां कोई भी महिला है, चाहे वो किसी भी एज की हो, वहां एम्प्लॉयड हो चाहे ना हो, अगर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो इस एक्ट के तहत वो प्रोटेक्शन में मिलेगा उसको। अगला है इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और ए हाउस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जो निवास स्थान की तरह या घर हो लोगों का, ठीक है। वहां पे भी जो फीमेल है वो किसी भी एज की हो, लेकिन यहाँ पे केवल एम्प्लॉयड की बात की गई है, ठीक है। तो वर्क प्लेस के केस में एग्रीड वुमेन एम्प्लॉयड या नॉन एम्प्लॉयड दोनों हो सकती है, लेकिन ड्वेलिंग प्लेस या हाउस के केस में वो जो वुमेन है वो अगर उस ड्वेलिंग प्लेस या हाउस में एम्प्लॉयड है, ठीक है, और उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी हुई है, जैसे मेड आती है, सफाई काम करने के लिए आती है, या किसी काम से उनको बुलाया गया हो, तो उनके साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी होती है तो इस एक्ट के तहत उनको प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये चीज है, तो इन दोनों में फर्क समझिएगा। वर्क प्लेस के केस में वो फीमेल एम्प्लॉयड हो चाहे ना हो, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ तो इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा उसको। लेकिन ड्वेलिंग प्लेस या हाउस के रिस्पेक्ट में वो एम्प्लॉयड होनी चाहिए उस ड्वेलिंग प्लेस या हाउस में, तभी उसको इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगली डिफिनीशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होता है वो वर्क प्लेस के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। जो वर्क प्लेस है उसको ऑफिस के कॉन्सेप्ट से समझिए। वर्क प्लेस माने ऑफिस। ऑफिस क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, यूनियन टेरिटरी की होती है और स्टेट गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। ये चीज, तो यही बात बोला गया है कि अगर कोई ऐसा वर्क प्लेस है जिसको इस्टेब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड, होली या सब्सटेंटली फाइनेंस्ड बाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा अगर वो इस्टेब्लिश्ड है या ओन्ड है या कंट्रोल्ड है या फाइनेंस्ड है, तो ऐसे केस में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट माना जाएगा। और अगर वर्क प्लेस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड, ओन्ड या कंट्रोल्ड है तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट को जो है कि उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा वर्क प्लेस है जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड, ओन्ड या नहीं है, ना तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा? ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट होगा। ऐसे केस कौन से हो सकते हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा। अगला डिफिनीशन दिया है चेयरपर्सन के बारे में। देखिए इसमें दो तरह की कमेटी की हम बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी, और दूसरा लोकल कंप्लेंट कमेटी एलसीसी, ठीक है। हम आगे डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। जो चेयरपर्सन होता है वो आईसीसी एलसीसी का होता है। एलसीसी को जो हेड करता है वो उसका चेयरपर्सन कहलाता है, ठीक है। और आईसीसी को जो हेड करता है वो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहलाता है। तो थोड़ा सा रोल एकदम सेम है, नाम अलग अलग है, तो इस चीज को, बारीक चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जो आईसीसी का चेयरपर्सन होता है उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है, और जो एलसीसी का चेयरपर्सन होता है उसको चेयरपर्सन बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आगे हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर का मतलब क्या है? यहां पे हमने ड्वेलिंग प्लेस के बारे में पढ़ा ना, यहां पे जो एम्प्लॉयड होती है उसी से रिलेटेड ये भी, ठीक है। डोमेस्टिक वर्कर माने ऐसी वुमेन जो एम्प्लॉयड है, जो उसके घरेलू काम करने के लिए उस घर में एम्प्लॉयड है, ठीक है, ये चीज। लेकिन इस डोमेस्टिक वर्कर में जो फैमिली मेंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि फैमिली मेंबर में जो भी महिलाएं, ठीक है, वो एम्प्लॉयड नहीं होती है, वो उनकी फैमिली का हिस्सा होती है, और इनके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी होगी तो इस एक्ट के तहत उनको जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनको आईपीसी सीआरपीसी के जो भी प्रोविजन है उसके तहत उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। इस चीज एम्प्लॉय का सीधा सा मतलब है किसी भी वर्क प्लेस पे जो भी पर्सन है जो एम्प्लॉयड है उसको एम्प्लॉय बोला जाता है, ठीक है, ये चीज। अब बात आते हैं कि एम्प्लॉयर माने क्या होता है, ठीक है, ये चीज।
अगर किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे यूनियन टेरिटरी का, अगर सरकारी दफ्तर है, ठीक है, ऐसे केस में उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है वही एम्प्लॉयर के रोल में काम करता है। या अगर हेड को न करके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किसी दूसरे ऑफिसर को अगर ये जिम्मेदारी दे रखी है अलग से ऑर्डर निकाल करके, तो वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऑर्डर नहीं निकाला गया है तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा, ठीक है, वही उसका जो है कि एम्प्लॉयर कहलाएगा। ठीक है, ये चीज। अब अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऐसा वर्क प्लेस जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई है उसके अंडर में नहीं आता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे एम्प्लॉयर किसे माना जाएगा? तो वहां पे कोई भी पर्सन जो कि उस वर्क प्लेस के मैनेजमेंट, सुपरविजन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को एम्प्लॉयर माना जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो एम्प्लॉयर जानना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या होती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज आपने अक्सर ऑफिस में वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी होते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय होते हैं उनका एम्प्लॉयर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, वही कॉन्ट्रैक्टर उनको एम्प्लॉय जो है कि प्रोवाइड करता है। ऐसे केस में जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो डिस्चार्ज करता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, ये चीज है। और जो ड्वेलिंग प्लेस या हाउस के केस में फिर किसको माना जाएगा एम्प्लॉयर? कोई भी ऐसा आदमी जिसने उसको, जो डोमेस्टिक वर्कर है, उसको अपने यहां काम पे रखा है, या कोई भी ऐसा आदमी जो उसके काम से बेनिफिट ले रहा है, ठीक है, वो भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर की अलग अलग सिनेरियो के लिए अलग अलग जो है कि डिफिनीशन दी गई। गवर्नमेंट ऑफिस है तो उसका जो हेड होगा वो होगा। ठीक है, कोई प्राइवेट ऑफिस है तो उस ऑफिस का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन जिसके पास है वो होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है, ठीक है, जो आउटसोर्सिंग वगैरह होते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो होगा। घर के बारे में, ड्वेलिंग प्लेस या हाउस के बारे में जिसने उसको नौकरी पे रखा वो, या उसके काम से जो बेनिफिट ले रहा है वो भी एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इंटरनल कमिटी का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। लोकल कमिटी का मतलब वही लोकल कंप्लेंट कमिटी, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैंने अभी ऊपर ही आपके बारे में बात की, जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का जो हेड होता है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है। ठीक है, अगला है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन है? जिसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन आया है उसको रिस्पोंडेंट बोला जाता है। मैंने बोला कि एग्रीव्ड केवल वुमेन हो सकती है, लेकिन रिस्पोंडेंट मतलब जिसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन आया वो एक पर्सन हो सकता है, मतलब वो मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। इन बारीक चीजों के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। मतलब एक फीमेल इंप्लॉय भी दूसरे फीमेल इंप्लॉय के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन कर सकती है। एक फीमेल इंप्लॉय मेल इंप्लॉय के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन कर सकती है, लेकिन एक मेल इंप्लॉय फीमेल इंप्लॉय के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन नहीं कर सकता। एक मेल इंप्लॉय के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट माने जिसके खिलाफ कंप्लेन आया हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का, और वो जेंडर न्यूट्रल टर्म है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान देने वाली बात है। अगला डिफिनीशन दिया हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कि सेक्सुअल हरासमेंट माने होता क्या है। सबसे पहली चीज कि सेक्सुअल हरासमेंट कोई भी ऐसा एक्ट या बिहेवियर है जो अनवेलकम है, मतलब फीमेल जो एम्प्लॉय है या फीमेल जो है उसको वो अच्छा नहीं लगा, वो एग्री नहीं थी, वो विलिंग नहीं थी उस चीज के लिए। ठीक है, अनवेलकम एक्ट होना चाहिए, मतलब कंसेंट के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है वो सेक्सुअल हरासमेंट की डिफिनीशन में नहीं आएगा, अनवेलकम एक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या? फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेज, अगर फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए, फिजिकल कांटेक्ट किया जा रहा है या करने की कोशिश किया जा रहा है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की डिफिनीशन में आएगा। ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ये भी इसकी कैटेगरी में।
मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, बहुत सारे सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क होते हैं ना, बोल करके, इशारे करके, ये सारी चीजें, ये पोर्नोग्राफी, शोइंग पोर्नोग्राफी, ये भी उसी में आएगा। या कोई भी अनवेलकम, मैंने कहा ना अनवेलकम, जो उसे पसंद नहीं आ रहा है, फिजिकल हो चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल कंडक्ट हो, और वो सेक्सुअल नेचर का हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आती है। इसके बारे में हमने सीसीएस सीसीए रूल और कंडक्ट रूल में भी इसके बारे में पढ़ा था। अब आते हैं कि वर्कप्लेस की डिफिनीशन क्या होती है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। कोई भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसकी कोई भी ऑफिस, चाहे उसने उसको इस्टेब्लिश किया है, ओन्ड किया है, कंट्रोल किया है या सब फाइनेंस किया है, वो सारा का सारा वर्कप्लेस की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन जो आम लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो भी वर्कप्लेस की कैटेगरी में आ जाएगा। हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम, वो भी वर्कप्लेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। कोई भी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे नहीं है, वो भी वर्कप्लेस की कैटेगरी में आएंगे। और जो एम्प्लॉय है, अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान जहां जहां वो विजिट करेगा, वो सब के सब वर्कप्लेस के कैटेगरी में आएंगे। इवन जो ट्रांसपोर्टेशन जो एम्प्लॉयर के द्वारा उसे प्रोवाइड किया जाता है, वो जर्नी करने के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो कार प्रोवाइड की जाएगी या कोई भी गाड़ी जिसमें वो जर्नी करके ऑफिस के काम करने के लिए कहीं जाएगी, वो भी वर्कप्लेस की ही डिफिनीशन में आएगा। एंड ए ड्वेलिंग प्लेस आर ए हाउस, ये भी हमने पढ़ा ही कि ये भी जो है कि वर्कप्लेस की डिफिनीशन में आती है। ठीक है, तो डिफिनीशन सेक्सुअल हरासमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्कप्लेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली एक और इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जा रहा है या कुछ लोग मिलकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, और उसमें जो टोटल एम्प्लॉय हैं अगर 10 से कम हैं, ठीक है, लेस देन 10 हैं अगर उस सेक्टर में, तो उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 3, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, सबसे पहली बात यही बोल दिया गया, किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी वुमेन के साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की एक्टिविटी नहीं होगी। मतलब ये एम्प्लॉयर के ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई कि आप जिस भी वर्क प्लेस का आप एम्प्लॉयर हो, उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस पर किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे ये बोला गया कि कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज भी बताई गई कि अगर ये चीजें होती है तो इसको सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। क्या? प्रॉमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट में उसको कुछ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात की जा रही है तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा, क्योंकि वही है, फेवर दे करके बाद में वही है, फायदा उठाने की बात हो सकती है। या थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, धमका करके भी मजबूर किया जा सकता है, इसीलिए इसको भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखा गया। थ्रेट अबाउट हर फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, इसको भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रखा गया। अगला, इंटरफियर विथ हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटीमेटिंग और ऑफेंसिव और होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, मतलब उसका जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको इतना होस्टाइल क्रिएट कर दिया जाए, इतना कि वो मजबूर हो जाए और जो कहा जाए वो करने को तैयार हो जाए, तो इसको भी यही सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में माना जाएगा। या उसके साथ इतना ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर किया जाए जिससे उसका हेल्थ या सेफ्टी अगर अफेक्ट हो रहा है, तो उसे भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में रख दिया। काफी ब्रॉड डिफिनेशन इसको जो है कि रखी गई। ठीक है, ये चीज। अगला है सेक्शन 4, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में बात करता है। ठीक है, ये जी। सबसे पहली चीज, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? हर एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। एम्प्लॉयर की डिफिनीशन हमने पढ़ी कि उस ऑफिस का जो हेड है वो एम्प्लॉयर है और उसी की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्क प्लेस पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का कंस्टिट्यूशन करे। ठीक है, ये चीज। कई ऑफिस ऐसे होते हैं जिसके अलग अलग लोकेशन पे कई सारे ऑफिसेज होते हैं, तो हर एक ऑफिस पे अलग अलग इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री की अलग आईसीसी होगी, मिनिस्ट्री का ही कोई मान लीजिए कि सबऑर्डिनेट ऑफिस है,
मिनिस्ट्री का ही कोई ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री का ही कोई फील्ड ऑफिस है, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, हर एक ऑफिस की अपनी अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। अब सवाल ये होता है कि जो इंटरनल कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसमें जो मेंबर या चेयरमैन होंगे वो किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? वो भी एम्प्लॉयर के द्वारा ही नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर कंस्टिट्यूट करेगा आईसीसी और उसमें मेंबर और चेयरपर्सन नॉमिनेट करने की जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयर की ही होगी। ठीक है, ये चीज। कितने मेंबर मिनिमम हो सकते हैं? एक्ट में मिनिमम मेंबर के बारे में बात की गई है, मैक्सिमम के बारे में कोई बात नहीं की गई। ठीक है, सबसे पहला उस बोला कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। मैंने बोला ना कि आईसीसी को जो चेयर करते हैं उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है और जो एलसीसी को चेयर करते हैं उसको चेयरपर्सन बोला जाता है। तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। कौन होगा? पहली बात ये वुमेन होनी चाहिए और दूसरा इंप्लॉयड होनी चाहिए। क्या है? उसी वर्क प्लेस पे कोई सीनियर लेवल का फीमेल इंप्लॉय ऑफिसर हो। अगर मान लीजिए उस वर्क प्लेस पे अवेलेबल नहीं है तो उसी वर्क प्लेस की अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वहां पे सीनियर लेवल की कोई जो है कि फीमेल ऑफिसर है उसको बनाया जा सकता है। अगर वहां भी अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां की सीनियर फीमेल को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखिएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक वुमेन ही होगी, दूसरा एम्प्लॉयड होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब नौकरी में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज। अगला ये बोला इस कम से कम 2 मेंबर, ठीक है, ऐसे एरिया से होने चाहिए जो वुमेन के जो है कि सेफ्टी के बारे में, उनको सेक्सुअल हरासमेंट इन चीजों से बचाने एरिया में या सोशल वर्क के एरिया में या लीगल नॉलेज रखते हो, उन्हें मेंबर के तौर पे जो है कि नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और एक मेंबर होगा वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से होगा। ठीक है, ये चीज जो वुमेन के सेफ्टी के लिए, वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए, वुमेन वेलफेयर वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एम्प्लॉयड होना चाहिए, जो एटलीस्ट 2 मेंबर जो है ये भी एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, ये भी एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जो एक मेंबर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से है वो एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं। तो मिनिमम 4 मेंबर जो हो आईसीसी में होना जरूरी है और इसमें से बोला गया है कि कम से कम आधे मेंबर वो फीमेल होने चाहिए। कम से कम आधे, मतलब अगर 4 रखा जा रहा है तो कम से कम 2 फीमेल होंगी। ठीक है, 5 रखा जा रहा है तो कम से कम 3, 6 रखा जा रहा है तो कम से कम 3। ठीक है, मिनिमम मेंबरशिप 4 रखी गई है, मैक्सिमम का कोई क्लॉज नहीं है, जितना भी रखना हो रखो। अब एक चीज और आप देखिए, इसमें से ये बोला गया कि कम से कम जो है हाफ मेंबर वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आधे से ज्यादा मेंबर भी वुमेन हो सकती है, मतलब ये 4 के चारों वुमेन हो तब भी एक्ट का वायलेशन नहीं है। मतलब एक भी मेल रिप्रेजेंटेशन न हो आईसीसी में तो भी ये एक्ट का वायलेशन नहीं है, लेकिन कम से कम 50% मेंबर वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछ लेता है कि मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो मिनिमम 4 हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अब ये जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, वो जिस डेट में ऑफिस होल्ड करते हैं उससे मैक्सिमम 3 साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं और 3 साल के बाद फिर से इनका नॉमिनेशन होता है। ठीक है, अब जो मान लीजिए चेयरपर्सन, इसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एम्प्लॉय है, अदर मेंबर भी एम्प्लॉय है, तो इनको तो सैलरी मिल ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मेंबर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ठीक है, उनको तो सैलरी गवर्नमेंट नहीं दे रही है ना, तो वो जब भी आईसीसी की मीटिंग वगैरह में, प्रोसीडिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए उनको फीस या अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज। आगे एक बात और बोली गई कि अगर मान लीजिए कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कोई भी मेंबर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को कंट्रावीन करता है, मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है, या किसी ऑफेंस में वो कन्विक्ट हो गया, या कोई इंक्वायरी उसके खिलाफ चल रही है, या कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ चल रही है, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में वो गिल्टी पाया गया, या अपनी पोजीशन को एब्यूज किया, मतलब अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, ऐसे केस में उसको तुरंत कमेटी से रिमूव किया जाएगा और उसकी जगह नए मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा।
लेकिन एक बात और जो हम लोग सीसीएस सीसीए रूल में पढ़े थे कि अगर मान लीजिए ये जो कमेटी है उसके किसी भी मेंबर के खिलाफ अगर किसी जो है कि रिस्पोंडेंट है मतलब कम जिसके जिसके खिलाफ कंप्लेन आया उसने अगर बायसनेस का आरोप लगा दिया तो ऐसे केस में पूरी की पूरी कमेटी ही डिसॉल्व कर दी जाती है और एक नई कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है। ये बात सीसीएस सीसीए रूल में मैंने पढ़ाते समय आपको बताया भी है। ठीक है, तो दोनों के बीच फर्क समझिएगा। अगर बायस का आरोप लग गया तो पूरी की पूरी जो कमेटी है वही डिसॉल्व कर दी जाएगी और फिर से कमेटी का नॉमिनेशन हो। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर मेंबर है और उसने इनमें से कुछ भी ऐसी गड़बड़ी की तो उसे बस हटा दिया जाएगा और नए मेंबर का नॉमिनेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं, मैंने बताया था कि हमें थोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कि मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कौन नोटिफाई करता है। पहली बात, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ठीक है, मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाई। किसको बनाया जा सकता है? उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बनाया जा सकता है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या कलेक्टर को या डिप्टी कलेक्टर को। ठीक है, और हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। ठीक है, ये चीज। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है कि अपॉइंट कर दिया कि भाई इस जिले का कौन होगा। अब आगे का जो काम है, जो इंप्लॉयर जो ऊपर काम कर रहा था ना, आईसीसी कंस्टिट्यूट करने का, ठीक है, उसमें मेंबर चेयरमैन नॉमिनेट करने का, वो पूरा काम एम्प्लॉयर कर रहा था। यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो नॉमिनेट हुआ है, एम्प्लॉयर का रोल ये प्ले करता है। ठीक है, तो अगला ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोकल कमिटी। तो जो एलसीसी है, लोकल कंप्लेन कमिटी, ठीक है, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूट करता है। आईसीसी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? एम्प्लॉयर कॉन्स्टिट्यूट करता है। कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है इसको कंस्टिट्यूट करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऊपर रखेगी। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, ये करता क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कंस्टिट्यूट नहीं की गई और वहां कोई सेक्सुअल हरासमेंट का एक्ट हुआ, ठीक है, तो वहां पे जो कंप्लेन हुआ उसको रिसीव करने का काम करेगा लोकल कंप्लेंट कमेटी। पहला ये। और दूसरा, जहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वहां पे अगर उसके एम्प्लॉयर के खिलाफ ही कंप्लेन हो गया, ठीक है, तो वो मैटर वहां के इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास नहीं जाएगा बल्कि वो इसी लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाएगा। इसको समझिए, जो एलसीसी है, लोकल कंप्लेंट कमेटी, इसका काम क्या है? जैसे हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी पढ़ा ना, जहां 10 से कम मेंबर होते हैं, 10 से कम एम्प्लॉय होते हैं, ऐसे जगह पे आईसीसी के गठन करने का प्रोविजन नहीं है। तो वहां पे अगर सेक्सुअल हरासमेंट की कोई एक्टिविटी हुई, ठीक है, तो उसका जो कंप्लेन होगा वो एलसीसी के पास किया जाएगा। प्लस मान लीजिए कि जहां पे ऑलरेडी आईसीसी है तो उसके हेड के खिलाफ ही अगर कंप्लेन आ गया और हेड ने ही अगर आईसीसी में मेंबर नॉमिनेट किए हैं, तो अगर उस सेक्सुअल हरासमेंट की पूरी इंक्वायरी वगैरह उस आईसीसी के द्वारा किया जाएगा तो डेफिनेटली वो अपने हेड के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं। इसीलिए उस केस में जो है कि बायसनेस से बचाने के लिए अगर जो है किसी भी जो है कि एम्प्लॉयर के खिलाफ अगर कंप्लेन आता है तो उसे आईसीसी नहीं इंक्वायरी करती है बल्कि लोकल कंप्लेंट कमेटी उसकी इंक्वायरी करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि एलसीसी का पर्पस क्या है। एलसीसी ऐसे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन जहां 10 से कम मेंबर है वहां आईसीसी के गठन करने का कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, तो वहां पे जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो कंप्लेन होगा उसकी रिसीव करना, उस पर इंक्वायरी करना, ये पूरा लोकल कंप्लेंट कमेटी का काम होता है। प्लस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां कंप्लेन एम्प्लॉयर के खिलाफ ही है भले ही वहां पे आईसीसी का गठन हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में उस एम्प्लॉयर के खिलाफ जो कंप्लेन रिसीव करना, उस पर इंक्वायरी करना, ये पूरा का पूरा एलसीसी का काम है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? एवरी ब्लॉक, तालुका या तहसील में एक नोडल ऑफिसर भी बना देगा जिनका काम वही होगा कि कोई भी कंप्लेन आए सेक्सुअल हरासमेंट का तो वो वहां पे रिसीव करे और उसको जो है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास फॉरवर्ड कर दे ताकि वो उसका इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कर सके। ठीक है,
लोकल कंप्लेंट कमेटी का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा का पूरा एरिया होता है वो पूरे का पूरा उसका जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, ये चीज। अब यहीं पे हम देख लें कि लोकल कंप्लेंट कमेटी का कंपोजिशन, टेन्योर वगैरह क्या होता है। हमने ऊपर आईसीसी का कंपोजिशन पढ़ा, एलसीसी का कंपोजिशन। पहली बात जो मैंने बताया कि इसके मेंबर को नॉमिनेट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। आईसीसी में मेंबर को नॉमिनेट कौन कर रहा था, एम्प्लॉयर। ठीक है, ये चीज। एक चेयरपर्सन होंगे इसके, ठीक है। ये वुमेन होंगे और जो वही महिलाओं के प्रति सोशल वर्क करने में जो है कि जो इमिनेंट हो वही होंगे। ठीक है, अगला एक और मेंबर होगा, वो भी वुमेन होंगी। ठीक है, लेकिन वो वर्किंग होनी चाहिए, चाहे ब्लॉक, तालुका या तहसील वगैरह में कहीं एम्प्लॉयड हो, वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा दो और मेंबर होंगे इसमें, जिसमें से कम एक तो वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, दो मेंबर ऐसे होंगे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से नॉमिनेट किए जाएंगे, लेकिन दो में से एक जो है कि वुमेन होने चाहिए, एक मेन हो सकता है। ठीक है, ये और ये दो जो नॉमिनेट किए जाएंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से कम एक के पास लॉ या लीगल नॉलेज होनी चाहिए, और जो कम एक है वो फीमेल होनी चाहिए और एससी, एसटी या ओबीसी या माइनॉरिटी से बिलोंग होनी चाहिए। ठीक है, इसको फिर से समझिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो चेयरपर्सन होगा, वो वुमेन ही होगी। एक और मेंबर होगा जो कि उसी डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक, तालुका या तहसील में कहीं जो है कि काम करती हो, वुमेन ही होगी। दो और मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे एनजीओ से, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दो में से कम एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, और दो में जो है कम एक, चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, ये लीगल जो है कि लाइन से होने चाहिए। ठीक है, और दो में जो कम एक वुमेन है, वो वुमेन या तो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या माइनॉरिटी से बिलोंग करती हो। ठीक है, और इस साथ उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो भी सोशल वेलफेयर या वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देखने वाला ऑफिसर होगा, वो इसका एक्स ऑफिसियो मेंबर होता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो मिनिमम 5 मेंबर, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिलाकर, चेयरपर्सन को मिलाकर के मिनिमम 5 होंगे। वहां मिनिमम 4 रहे, आईसीसी में मिनिमम 4 मेंबर हो रहे थे और एलसीसी में मिनिमम 5 है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इस मिनिमम 5 में जो है वुमेन कम से कम 3 होती है। ठीक है, एक आप देखो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। ठीक है, ये चीज, ये भी 3 साल के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। और जैसे हमने आईसीसी में पढ़ा कि आईसीसी का कोई भी मेंबर जो है कि अगर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को कंट्रावीन करता है या किसी भी केस में कन्विक्ट हो गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में गिल्टी हो गया, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, या अपने पोजीशन को एब्यूज करता है, उसको तुरंत कमेटी से रिमूव किया जाएगा और उसके जगह नया मेंबर जो है कि नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अगला है सेक्शन 8 के बारे में, जो ग्रांट एंड ऑडिट के बारे में बात करता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से जो नॉमिनेट होंगे मेंबर, वो प्रोसीडिंग में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको फीस या अलाउंसेज दिए जाते हैं। अब वो फी या अलाउंसेज के पैसे कहां से आएंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट पास करके स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए ग्रांट देगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए ग्रांट देगा। ठीक है, ये चीज, जिससे कि जो भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके फीस और अलाउंसेज का पेमेंट किया जा सके। हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसी एजेंसी को पैसा ट्रांसफर करेगी, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को जब जरूरत होगी, मतलब जब प्रोसीडिंग में किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को वो बुलाया गया, तो वो इसी एजेंसी से ये पैसा मांगेंगे, ये इनको पेमेंट करेगी। ठीक है, और हर वो एजेंसी अपना पूरा अकाउंट भी मेंटेन करेगी, और जो स्टेट का अकाउंटेंट जनरल होता है वो उसकी ऑडिट भी करेंगे। ठीक है, ये चीज। तो ये अभी इसका आधा हुआ है पोस्ट एक्ट का, और जो है कि इससे आगे का प्रोविजन हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ताकि जो है कि चीजें और क्लियरिटी से समझ में। ठीक है, ओके, बाय।